देखो बेटा, हम जो है आज इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन को हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इवोल्यूशन से हर साल 1, 2, 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड बाय एस.एल. मिलर टू क्रिएट प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशन इन ए लेबोरेटरी स्केल एक्सेप्ट। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन मिले हैं और हमसे पूछा गया है कि एस.एल. मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन कौन सी कंडीशन ली थी, जिनमें से यहां ऑप्शन में वह कौन सी कंडीशन है जो उन्होंने नहीं ली थी। तो हमें 4 ऑप्शन मिले हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग CH4H2NS3 in the ratio of 2:2:1. Third option, killed yeast in a pre-sterilized flask. Fourth option, water vapor through boiling water and torrential rain through कंडेंसर। ठीक है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं क्या मिलर ने क्या प्रयोग किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो मिलर ने क्या किया था, जो प्रिमिटिव अर्थ है उस पे जो जो कंडीशंस है उसको इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, यहां पे बॉइलिंग वाटर लिया और बॉइलिंग वाटर की यहां से क्या बन रही है, वेपर बनती जा रही है, और यहां पे इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से यहां पे डिस्चार्ज करवाया, और यहां पे जो गैसेस जो ली थी इसमें CH4NS3 और S2 2:1:2 में ली थी उन्होंने। कौन से में ली थी, 2:1:2 में ली थी। अब यहां पे जो डिस्चार्ज से केमिकल रिएक्शंस हुई उसको उन्होंने क्या किया, एक कंडेंसर की हेल्प से इधर से देखो कोल्ड जो वार्म वाटर है अंदर जा रहा है, कोल्ड वाटर, और इधर से कौन सा आ रहा है, वार्म वाटर, और कंडेंसर की वजह से यहां जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो केमिकल्स बने वो कंडेंसर से होते हुए कहां जा गए, यहां वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई और यहां पे इस ट्यूब में यहां पे क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस ट्यूब में क्या हुआ, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहां पे और जो वाटर है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, और मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट, यूरे और मिलर ने कब किया था, 1953 में किया था। अब यहां पे जो वाटर है उसके अंदर उनको क्या मिला था, एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स में उन्हें मिली आग। क्या मिली, आग। अब आग में देखेंगे तो क्या है, A4 एलानीन, A4 एस्पार्टिक एसिड और G4 ग्लाइसिन, उनको एमिनो एसिड मिले थे। क्लियर है। अच्छा, अब ऑप्शंस के हिसाब से जाते हैं, आंसर देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी लिया, मतलब ये तो उन्होंने कंडीशन ली थी। क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग CH4H2 एंड NS3, CH4 को उन्होंने किस रेशो में लिया, 2 रेशो में, H2 को किस में लिया, 2 रेशो में, और NS3 को लिया 1 रेशो, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, किल्ड यीस्ट इन ए प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क, तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के लिए सही होता है, यूरेन मिलर के एक्सपेरिमेंट के लिए सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, वाटर वेपर थ्रू बॉइलिंग वाटर, देखिए वाटर वेपर ली है बॉइलिंग वाटर से, और बाद में क्या हो रहा है, यहां कंडेंसर की हेल्प से उन्होंने क्या करवाई है, टोरेंशियल रेन करवाई है। मतलब अपना आंसर कौन सा जाएगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन कौन सी कंडीशन नहीं ली थी, उन्होंने थर्ड कंडीशन नहीं ली थी, इसलिए अपना आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। बेटा अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टेनले मिलर ABC आर सिमुलेशन ऑफ। यहां पे पूछा है, एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में हमें पूछा है कि ABC जो है उससे क्या मीनिंग है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हमें 3 कुछ इस तरीके से मिले, A, B और C, और ऑप्शंस में आप देखिए, पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है A का मतलब रेनिंग, और B का मतलब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, और C का दे रखा है हॉट डाइल्यूट सूप। तो आप देखिए यहां पे C क्या हॉट डाइल्यूट सूप है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बी में देखो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को डिनोट कर रहा है क्या, नहीं, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को डिनोट कौन कर रहा है, ए। तो आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में आइए, थर्ड ऑप्शन में देखिए, ए का मतलब क्या, प्रिमिटिव प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है। अच्छा, बी में आप देखिए, बी में यहां पे कंडेंसर की वजह से क्या हो जाएगा, जो ये केमिकल रिएक्शन हुई, जो वाटर जो है उसकी वेपर को कन्वर्ट किया जा रहा है, कंडेंस किया जा रहा है, और यहां पे ड्रॉपलेट्स बन रही है, तो रेनिंग। अच्छा, थर्ड जो है सी में क्या हो गया, हॉट डाइल्यूट सूप। तो अपना आंसर इस डायग्राम की हेल्प से क्या जाना चाहिए, थर्ड जाना चाहिए। क्लियर है बेटा। देखो बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन ए क्लियर नाइट स्काई वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट बिकॉज।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम एक क्लियर नाइट में जब तारों को देखते हैं तो वास्तव में हम अपने पास्ट में झांक रहे होते हैं, मतलब हम प्रेजेंट नहीं देख रहे होते, हम पास्ट देख रहे होते हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ रहा है वी कैन नो अबाउट अवर पास्ट बाय सीइंग दीज स्टार्स। ये कह रहा है कि हम तारों को देखकर अपना पास्ट पता कर सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये आंसर सही हो सकता है? नहीं। सेकंड देखते हैं, When we see objects in our immediate surrounding, we see them in present time. सही बात है, हम जब भी अपनी आसपास की सराउंडिंग में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक्चुअल में हम रियल टाइम में देख रहे होते हैं, हम प्रेजेंट में ही देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ। थर्ड, लाइट इमिटेड बाई दीज स्टार्स टुक थाउजेंड्स और मिलियन ईयर्स टू रीच अप टू अवर आईज। हाँ, आप देखोगे जब स्टार से कोई लाइट इमिट होती है और वो हमारी आंखों तक आते आते उसको हजारों या मिलियंस साल लग जाते हैं। ठीक है, फोर्थ है वी कैन सी देम इन रियल टाइम बट इट हैपेंस ओकेजनली। हम तारों को रियल टाइम में देखते हैं लेकिन ये कभी कभी होता है। चलो अब देखते हैं आंसर कौन सा जाना चाहिए। तो सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमें कब दिखाई देता है? जब उससे इमिट होने वाली लाइट हमारी आंखों तक आती है। उससे इमिट होने वाली लाइट कहां तक आती है? हमारी आंखों तक आती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे जाता है। अब आपको पता होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ है। कितनी है? 3 × 10⁸। अच्छा, अब आप देखेंगे सन से अर्थ जो है वहां तक लाइट आने में कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट्स 20 सेकेंड। इसका मतलब कि जो सूरज है, ठीक है, सन है, वहां से लाइट को धरती तक आते आते कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। वहीं पे जो सन है वो तो हमारे सबसे क्लोजेस्ट में जो स्टार है वो है, तो आप देखेंगे सबसे दूर वाला जो स्टार होगा वो कितना दूर होगा, तो वहां से लाइट जब आएगी तो उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? पास्ट में झांक रहे होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि तारा हमें, जो स्टार हमें कब दिखाई दे रहा है? जब उससे इमिट हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंची और उसको यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड। क्लियर है? देखिए बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। देखिए बेटा, ये स्टेटमेंट जो स्पेशल क्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग सही है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है उसमें 3 कॉनोटेशन मिले हैं और तीनों ही कॉनोटेशन क्या है? गलत है। तो उसमें से एक कॉनोटेशन क्या है? अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। फॉसिल रिकॉर्ड वगैरह से पता चलता है कि अर्थ केवल 4000 साल पुरानी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कैसा है? गलत है, फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, द फर्स्ट लाइफ कुड ओरिजिनेटेड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो ध्यान रखिए बेटा, जब हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़े हैं, जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं तो एबेल लेमात्रे कहते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो, जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कब हुआ है? 20 बिलियन ईयर्स एगो। वहीं पे हम यदि सोलर सिस्टम और अर्थ के ओरिजिनेशन की बात करें तो वो है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब धरती जब बन गई उसके लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद में, ठीक है, या अपन कहे 0.5 बिलियन ईयर्स बाद में हुआ क्या था? लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कितना जाता है? 4 BYA। क्या? 4 BYA। तो आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कैसा है? करेक्ट है। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ ले। All living organisms that we see today were created as such। ये भी एक कॉनोटेशन है इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का। मैंने पहले भी बोला क्या कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में जितने भी कॉनोटेशंस है वो सारे रॉन्ग है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? रॉन्ग। लेकिन यहां पे अगर पूछा जाता विद रेस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन तो आप देखते हैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कैसे जाते? करेक्ट जाते। लेकिन ओवरऑल इवोल्यूशन के रेफरेंस से पूछा जाता तो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कैसे हो गए? गलत हो गए। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर। बेटा स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ओवरऑल इवोल्यूशन के हिसाब से जो स्टेटमेंट है आप देखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत है। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड।
क्लियर है? देखिए बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग ए टू डी 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए, हमें उनको रीड करना है। ए स्टेटमेंट देखिए, कौन सा? ए स्टेटमेंट देखिए, पेनिस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। कि पेनिस्पर्मिया जो थ्योरी है वो एस्ट्रोनॉमर्स को अभी भी फेवरेट है, ठीक है। बी, लाइफ अपीयर 500 मिलियन ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। कि धरती जो है उस पर लाइफ का ओरिजिन, धरती के बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद में हुआ है, ठीक है। सी, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। डी ऑप्शन, देयर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन अर्ली अर्थ। अब जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेटमेंट सही है। तो चलो आगे पढ़े। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या दिया? पेनिस्पर्मिया, जो पेनिस्पर्मिया थ्योरी है उसको एस्ट्रोनॉमर्स आज भी बहुत अधिक पसंद करते हैं। तो मतलब ए स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है, ठीक है। लाइफ अपीयर्स 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखिए, मैंने बताया कि जो अर्थ है उसका ओरिजिन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन लाइफ का ओरिजिन कब हुआ? 4 बिलियन ईयर अगो। मतलब 0.5 बिलियन ईयर बाद में क्या होगी? लाइफ आई। तो मैं जो 0.5 बिलियन है उसको मिलियंस में बोलूं तो क्या 500 मिलियन बोल सकता हूं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी कैसा गया? करेक्ट गया। थर्ड देखिए, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो हमने जब ये पढ़ा बिग बैंग थ्योरी, एबेल मैथ्रे ने जो थ्योरी दी है बिग बैंग थ्योरी, उसमें हमने पढ़ा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो कितना है? 20 बिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी कैसा जा रहा है? करेक्ट जा रहा है। अब फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। ये बात सही है। जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, केमिकल इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो हम ये लेके चलते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं था। तो कुल मिला के ए, बी, सी और डी सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है? उसमें 4 ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं। तो आंसर कौन सा जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट जाएगा। क्लियर है? देखो बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, विच थ्योरी वाज डिसमिस्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। जो लुईस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी हेल्प से जो ऑप्शंस में जो 4 थ्योरीज दे रखी है उसमें से कौन से डिसमिस हुई ये हमें बताना है। ये ऑप्शंस में आप देखेंगे हमें मिला है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सेकंड ऑप्शन, थर्ड बिग बैंग थ्योरी और फोर्थ बायोजेनेसिस। देखिए, पहले हम थोड़ा सा लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। लुईस पास्चर ने क्या किया? स्वान नेक फ्लास्क काम में लिया, इसलिए इसको स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें उन्होंने क्या लिया? यीस्ट और शुगर सॉल्यूशन लिया और उसको गर्म करके स्टेराइज कर दिया। क्या कर दिया? स्टेराइज कर दिया उसको। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो यीस्ट है वो डेड है और साथ में यहाँ पे माइक्रोब्स भी अवेलेबल नहीं है। अब उन्होंने क्या किया? 2 फ्लास्क में से एक फ्लास्क को एज इट इज छोड़ दिया और दूसरे की नेक को उन्होंने तोड़ दिया। तो हमने ए और बी कंडीशन ले ली, इसमें उन्होंने नेक को ए में उन्होंने ऐसा कैसा छोड़ दिया और बी में उसके नेक को तोड़ दिया। अब हुआ क्या? कुछ दिनों बाद में देखा तो जो ए फ्लास्क है उसमें कोई बैक्टीरिया उस ग्रोथ मीडियम में कल्चर नहीं होता है, लेकिन जिस फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया गया था उसमें जो शुगर सॉल्यूशन है वहां पे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस तरीके से दिया कि जो एटमॉस्फेयर है वहां पे जर्म लिडन पार्टिकल्स है, भाई बहुत सारे पार्टिकल है, उनपे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ में यहां आए, लेकिन जो स्वान नेक फ्लास्क थी उसमें से होके वो कहां तक नहीं पहुंच पाए? शुगर सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन टूटी हुई गर्दन जो थी उस वाले फ्लास्क में जर्म लिडन पार्टिकल्स क्या आए? डायरेक्ट कहां टच में आ गए? ग्रोथ मीडियम के टच में आए। तो बी केस में क्या हुआ? बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं लेकिन ए में ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, यदि अगर बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनेट होते तो दोनों केसेस में होना चाहिए था, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। यहां से पता चला कि पहले से अगर कोई बैक्टीरिया है तभी उनसे क्या हो जाएगा? नए बैक्टीरिया ओरिजिनेट हो जाएंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है किसको सपोर्ट करता है?
बायोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, लेकिन डिसमिस किसको करता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को करता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को अकॉर्डिंग कि कोई रॉ मटेरियल है, कोई डिकेइंग मटेरियल है, वहां से लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अरे जो जनरेट हो जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा चाहिए? कौन सी थ्योरी को डिसमिस कर रहा है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। वो आंसर कौन सा है? सेकंड। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केमिकल इवोल्यूशन द कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ वर एग्जिस्टेड, कि जो प्रिमिटिव अर्थ थी वहां पे कौन कौन सी कंडीशंस थी। ठीक है, हमें ए बी सी डी ई करके जो है कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन है हाई टेम्परेचर। जी हाँ, जब पृथ्वी प्रिमिटिव अर्थ की बात करें तो वहां पे हाई टेम्परेचर था। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं सॉरी, ए जो है, ए पॉइंट वो कैसा है? करेक्ट है। बी की बात करें, वॉल्केनिक स्टॉर्म, सही है। बी, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स भी थे। सी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 एंड NH3। हमने जो यूरेन मिलर के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि वहां पे CH4 और NH3 अवेलेबल थे, लेकिन फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब एनवायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग था। और रिड्यूसिंग एनवायरमेंट जो होता है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट क्या करता है? केमिकल इवोल्यूशन को फेवर करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सी जो है वो भी क्या है? यहां पे करेक्ट है। डी में आप देखेंगे लो टेम्परेचर, ये बात गलत है। टेम्परेचर उस टाइम पे लो नहीं था, टेम्परेचर कैसा था? हाई था। आपने बचपन में सुना होगा, धरती पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे वो क्या हुई? ठंडी हुई। तो आप देखेंगे डी जो है वो कैसा है? गलत है। ई में आप देखेंगे टॉरेंशियल रेन। आपने देखा होगा अर्थ, इनिशियली अर्थ क्या थी? टेम्परेचर वहां पे ज्यादा था और जो वाटर था वो वेपर फॉर्म में था। कौन सी फॉर्म में था? वेपर फॉर्म में। धीरे धीरे करके जब अर्थ ठंडी हुई तो जो डिप्रेशंस थे वहां पे वाटर की कूलिंग से, जो कंडेंसेशन से क्या बना? वाटर बना। जो वाटर वेपर की कंडेंसेशन से वाटर बना और वो कहां डिपॉजिट हो गया? जो डिप्रेशंस थे अर्थ पे वहां पे। और किसका फॉर्मेशन हुआ था? प्रिमिटिव ओशियन का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ था? प्रिमिटिव ओशियन का। तो हमने देखा ई जो है वो भी यहां पे क्या है? करेक्ट है। तो अब ऑप्शंस में आप देखेंगे तो अभी एक ऑप्शंस वो ढूंढो जहां पे ए सही है, बी सही है, सी सही है और ई सही है। तो आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन यहां पे क्या जा रहा है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। क्लियर? चलो बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट ए टू डी एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। हमें 4 स्टेटमेंट मिले हैं ए से डी तक, और हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे ऑप्शन जो है वो सही सही इंक्लूड हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ए जो स्टेटमेंट है, हमें कौन सा स्टेटमेंट मिला? ए स्टेटमेंट मिला है। ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 10 बिलियन ईयर्स एगो। तो आपको बता दूं, एबेल लेमात्रे के अकॉर्डिंग बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट ए जो है वो कैसा हो गया? गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, बी स्टेटमेंट देखते हैं, ह्यूगे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। सही बात है। आप देखेंगे यूनिवर्स जो है क्लस्टर है गैलेक्सीज का। यूनिवर्स किसका क्लस्टर है? गैलेक्सीज का क्लस्टर है। और एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, और एक सोलर सिस्टम होगा, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। ठीक है, सी देखिए, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए स्पीक। ठीक है, अगर हम यूनिवर्स की साइज को अगर कंसिडर करें तो बेटा यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स है ह्यूगे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। अब आप देखेंगे पहले यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज और एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार और उस स्टार पे प्लेनेट्स। तो आप देखेंगे हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसका कंपैरिजन हम यूनिवर्स के साथ करें तो वो कैसा आएगा? एक बिंदु जैसा, इंडीड लाइक ए स्पीक, बिल्कुल एक बिंदु जैसा नजर आता है। तो थर्ड स्टेटमेंट सी जो है वो भी कैसा है? करेक्ट स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट देखे, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी डिड नॉट प्रूव ऑरिजिन ऑफ लाइफ। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो गॉड ने किया है। किसने किया है? गॉड ने किया। क्या आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं? आपने कभी पढ़ा कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं? नहीं। तो आप देखेंगे जो डी स्टेटमेंट है वो भी कैसा गया? करेक्ट। तो अब आप ऑप्शंस में वो ऑप्शन ढूंढिए जहां पे बी सी डी ऑप्शन क्या हो? करेक्ट। तो वो ऑप्शन है कौन सा? फोर्थ। तो आंसर कौन सा जाता है यहां पे? फोर्थ जाता है। क्लियर है बेटा? देखो बेटा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, द आइडियल एक्सपेरिमेंट्स फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइफ मिलर
ऑब्टेन। अब जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के रेफरेंस में हमने पढ़ा, मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और उसमें मिलर को क्या मिला था? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन, सेकंड अमोनिया, थर्ड एमिनो एसिड, फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो बेटा जब हमने मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो हमने पढ़ा होगा वहां पे हमें मिली थी आग। क्या मिली? आग। ए फॉर एलानीन, ए फॉर एलानीन, सेकंड ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, और जी फॉर ग्लाइसिन। बेटा आप जब देखेंगे ये तीनों क्या है? एमाइनो एसिड। तीनों क्या है? एमाइनो एसिड। तो हमारा आंसर यहां पे क्या जाना चाहिए? आंसर जाना चाहिए हमारा थर्ड। क्या जाना चाहिए? थर्ड जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे दे रखा है क्या? एमाइनो एसिड।